सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज नए इस्लामी साल का पहला दिन है। आपको नया हिजरी साल मुबारक हो। दुआ है कि ये साल उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशियों का, कामयाबियों का और कोरोना की वबा से निजात का साल साबित हो। ये हकीकत है कि दुनिया भर में नए साल को खुशियाँ मनाकर आतिशबाजी करके खुशामदीद कहा जाता है, लेकिन इस्लामी साल का आगाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामी साल का पहला दिन, पहला महीना ही मुसलमानों के लिए दर्दनाक यादें लेकर आता है। यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोयम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। वही उमर फ़ारूक जिनके दौरे खिलाफत की मिसालें मुसलमान ही नहीं दुनिया देती है। वही उमर जिनका दौर क़यामत तक आने वाली तमाम हुक्मरानों के लिए मशरे राह करार पाया। ये एजाज़ भी सिर्फ आपको हासिल है कि सारे सहाबा मुरीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सिर्फ आपकी ज़ात मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मफ़हूम ये है कि ऐ अल्लाह, उमर बिन हशाम और उमर बिन ख़त्ताब में से जो तुझे ज़्यादा पसंद हो उसे इस्लाम की इज़्ज़त का ज़रिया बना। और फिर वक्त ने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पसंद आई। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फ़ारूक का लक़ब और अबू हफ्स की कुनियत पाई। आपको फ़ारूक आज़म कहा गया, यानी हक़ व बातिल में सबसे बड़ा फ़र्क। आपकी कुनियत अबू हफ्स है, यानी शेर के बच्चे का बाप। जब आप इस्लाम लाए तो सहाबा ने ज़ोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि सहने काबा में बैठे मुशरिकीन लरज़ कर रह गए। उमर वो थे जिनके इस्लाम लाने की खुशी ज़मीन पर ही नहीं आसमानों पर मनाई गई, जिसकी वजह से मुसलमानों को सहने काबा में इबादत की शान व शौकत अता हुई। वो थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी हिजरत का वाक़या भी क्या खूब है। हिजरत के मौके पर कुफ़ार मक्का के शर से बचने के लिए सब ने खामोशी से हिजरत की, मगर जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हफ्स की कुनियत अता करें, उसकी गैरत ईमानी छुप कर हिजरत करना गवारा नहीं करती। आपने तलवार हाथ में ली, काबे का तवाफ़ किया और कुफ़ार के मजमे को मुखातिब करके कहा, तुम में से अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि इसकी बीवी बेवा हो जाए, इसके बच्चे यतीम हो जाएं, तो मक्का से बाहर आकर मेरा रास्ता रोक कर देख ले। मगर किसी काफिर की हिम्मत ना पड़ी कि आपका रास्ता रोक सकता। ये थी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुफ़ार पर हैबत, जिन्हें दुनिया में ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दे दी। वो थे उमर फ़ारूक। हम शैतान से पनाह मांगे और शैतान उनके साए से भागे। वो ज़ात थी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत को इतनी वुसअत मिली कि फ़ारिस और रूम जैसी सल्तनतें आपके अहद में फ़तह हुई। आपने 22.5 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। लेकिन ज़ोदो तक़वे का ये आलम था कि एक मरतबा मस्जिद में मिंबर रसूल पर खड़े खुतबा दे रहे थे कि एक गरीब शख्स खड़ा हो गया और कहा कि ऐ उमर, हम तेरा खुतबा उस वक्त तक नहीं सुनेंगे जब तक ये ना बताओगे कि ये जो तुमने कपड़ा पहना हुआ है वो ज़्यादा है, जबकि बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था वो इससे बहुत कम था। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा कि बताओ तुम्हारा बाप ये ज़्यादा कपड़ा कैसे लेकर आया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि उन्होंने अपने हिस्से का कपड़ा भी अपने वालिद को दे दिया ताकि उनका लिबास बन सके। ऐसा अदल, ऐसी अदालत थी हज़रत उमर फ़ारूक की। इस मुख्तसर से वक्त में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करने से मुझ जैसा नाचीज़ तो कासिर है। इस्लाम के इस दरख्शंदा सितारे को यकम मुहर्रमुल हराम को एक मजूसी ग़ुलाम अबू लुलू फ़िरोज़ ने उस वक्त हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया जब आप इमामत फरमा रहे थे। उन्हीं ज़ख्मों की वजह से आप शहादत जैसे अजीम मर्तबे पर फायज़ हुए। अल्लाह की करोड़ हा करोड़ रहमतें हों उनकी ज़ात पर। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर साहब और ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर डोगर साहब, यकुम मुहर्रमुल हराम है और अब पाकिस्तान में दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान होते हैं तो ख़ास एहतमाम शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पर 9 और 10 मुहर्रम के लिए। उसके हवाले से सिक्योरिटी के भी अब मैं देख रहा था कि तमाम सियासतदानों की तरफ से इस हवाले से पैगामात भी आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि बड़ा हमें अमन और भाईचारे का भी मुजाहरा करना है
और साथ ये कि शरपसंद से भी मोहतात रहना है, इसका भी बड़ा ख़तरा है। लेकिन इसी दौरान में हम देखते ये हैं कि सियासत में गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पहुँचते हैं कराची, वहाँ पर वो बात करते हैं कि जी ये करप्शन जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ किसी ने कोई काम नहीं किया। मुकाबले में बिलावल साहब आ जाते हैं, वो ये सुना देते हैं कि जी ये इलेक्शन तो अब वक्त से पहले होने वाले हैं। तो ये मुकाबलेबाजी शुरू हो गई है। पहले ही जो कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी अब सिंध फतह करना है, ये वो काम शुरू हो गया है। उसामा साहब, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज कराची गए, वहाँ पर फिर उन्होंने यही कहा कि जिस साबका हुक्मरान जो थे उनको मौके मिले लेकिन उन्होंने करप्शन की, और इसके साथ साथ ये कि साबिक हुक्मरान इमदाद के रास्ते पर चलते गए। मसला ये है कि 2018 का इलेक्शन हुआ, पिछले हुक्मरानों ने करप्शन की, इमदाद ली, हालात को बेड़ा गर्क किया, जो भी किया, अल्टीमेटली लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया, पीटीआई इलेक्शन जीती, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, पीटीआई की 3 सूबों में हुकूमत बनी। अब पीटीआई 2023 का जो इलेक्शन होना है वो पीटीआई ने अपनी परफॉर्मेंस पे जीतना है। अगर वो ये कहें कि 2018 की तरह ये इलेक्शन भी हम पिछले हुक्मरानों को गालियां दे के, उनकी करप्शन की बातें करके और ये कहकर जी वो उन्होंने इमदाद लेके चले गए, बेड़ा गर्क लेके चले गए, तो मुझे लग रहा है कि 2018 की तरह 2023 में ये सौदा नहीं बिकना। अच्छा। इसके लिए ज़ाहिर बात है कि अवाम परफॉर्मेंस की तरफ देखेंगे, गवर्नमेंट ने डिलीवर क्या किया। अगर आप बात करते हैं कि पिछले हुक्मरानों ने इमदाद दी तो आपने भी इमदाद दी। अगर आप कहेंगे कि पिछले हुक्मरान करप्शन की उन्होंने, तो 5 साल आपके पास मौका था, आप वो करप्शन जो है वो लूटा हुआ पैसा उनसे निकालते। इस गवर्नमेंट के सामने, इस गवर्नमेंट के होते हुए, इस गवर्नमेंट की नाक के नीचे से नवाज शरीफ जो है वो बीमारी के चक्कर में बाहर चला गया, और बाद में ये खुद कह रहे हैं कि जिनको बीमारी कोई नहीं है, वो ड्रामा करके यहाँ से चले गए। तो गए तो अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट के नीचे से। उसके बाद शहबाज शरीफ की करप्शन की बातें की जा रही हैं, मरियम की बातें की जा रही हैं, उसके बाद आसिफ अली जरदारी हैं और पार्टी है। तो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी हुकूमत है, इनको चाहिए था कि वो पैसा निकाल के दिखाते। अब अगर खान साहब ये कहेंगे कि जनाब पिछले हुक्मरान बड़े करप्ट थे और उनकी करप्शन की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया, तो मुझे लग रहा है कि आवाम जो है वो तो देख रही है महंगाई की तरफ, वो तो देख रही है बिजली की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ गई, आटे की कीमतें बढ़ गई, चीनी की कीमतें बढ़ गई, उसके बाद ऑयल की कीमतें बढ़ गई। लोग तो महंगाई से तंग है, लोग तो गुर्बत से तंग है। मुझे नहीं लगता कि अब ये जो सौदा है ये बिकेगा कि जनाब पिछले हुक्मरान करप्ट थे, अब गवर्नमेंट को अपनी परफॉर्मेंस शो करनी पड़नी है। तो वो तो परफॉर्मेंस कह रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो कह रहे हैं कि पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान अब बैसाखियाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा। माजी में इन्होंने बैसाखियाँ इस्तेमाल की, आसान रास्ता लिया, कर्ज़ों में मुल्क को डुबो दिया, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही गरीब मुल्कों से। हमने मनी लॉन्ड्रिंग को हर सूरत रोकना है। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान दोबारा पैरों पर खड़ा हो रहा है। आपको ये होता नज़र आ रहा है, या बिलावल वाली बात है कि जनाब अब तो पीपल्स पार्टी छाने वाली है और कराची से कश्मीर तक हर कोई पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा है, पीपल्स पार्टी छा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसामा गाजी साहब जो नारे दिए थे, जो वादे किए थे, अनफॉर्चुनेटली वो ना तो उन नारों के ऊपर पूरा उतर सके हैं और ना वो वादे जो अवाम के साथ किए थे उनके ऊपर वो पूरी तरह से अमल कर पाए हैं। वजूहात कुछ भी हों, वो पार्लियामेंट हो या अपोजिशन हो या उनकी अपनी टीम की परफॉर्मेंस ना हो, वो सब चीज़ें एक तरफ हैं। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि पूरे सिस्टम को एक ख़तरा था इमरान खान से कि वो स्टेटस को तोड़ेगा। वो आए और हम सब लोग यही समझे, एक उम्मीद लेकर के वाक़तन इमरान खान ने जो गुज़िश्ता 70 साल से एक स्टेटस को चला आ रहा है, ये उसको ब्रेक करेगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान में आम आदमी को पॉलिटिक्स करने का मौका मिलेगा, आम आदमी को ज़मीन जायदाद बनाने का मौका मिलेगा, उसको कारोबार करने का मौका मिलेगा, उसको मुलाजमतें मिलेंगी, उसको बाकी तमाम जगहों पे इक्विटी मिलेगी, मसावत होगी, रियासत होगी माँ के जैसी। लेकिन दो पाकिस्तान नहीं होंगे, एक पाकिस्तान होगा। एक पाकिस्तान होगा। लेकिन हुआ ये, जी अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये भी स्टेटस को में आके फंस गए। ये उसी दलदल में फंस गए हैं जिस दलदल में पहले से सारी पार्टियां मौजूद हैं। अब इनके भी घुटनों से ज़्यादा ये धंस चुके हैं उसमें। और ये जो दौरा कराची है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि इंतखाबात का डोल डलने वाला है। आपको पता है कि एक तरफ तो ये अनाउंसमेंट हो रही है कि
बल्दियाती इंतखाबात मार्च में करवाए जाएँ। फिर मार्च में अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर बहुत जल्द आप ये 23 में ही आप ये देख लीजिएगा कि जनरल इलेक्शंस भी हो जाएंगे। कुछ कुव्वतें कुछ दोस्त इमरान खान साहब के उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि इस वक्त जो ये टाइम जा रहा है ये बड़ा अच्छा टाइम है, कोविड भी है और परफॉर्मेंस के हवाले से आप इसका सहारा भी ले सकते हैं। तो आप इंतखाबात की तरफ अगर जाएं तो आपको उतनी ज़्यादा हज़ीमत का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना अगर आप 2022 में जाते हैं। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात 2022 में होंगे और 2023 में जनरल इलेक्शन। जी जनरल इलेक्शन। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। और वहाँ से जो अरबाब गुलाम रहीम साहब को जो साथ में लाया था उन्होंने रिपोर्ट ये दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि कराची में जो एक मर्तबा बना था, एक जो सीटें मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब वहाँ के लोग मुतनफ़र हो रहे हैं। वहाँ के शहरी दोबारा से मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात की तरफ देख रहे हैं, MQM की तरफ देख रहे हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो वो उनका मतवा नज़र अब PTI नहीं है, क्योंकि वो जो करिश्मा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो जो वहाँ दिखाया गया था वो उस तरह से वहाँ लेटेरेंट स्पिरिट के साथ कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई और ना ही उनके दुखों पर किसी ने मरहम रखा कराची के लोगों के। तो ये सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाके कोई ऐसी पॉलिटिक्स की जाए कि जिस तरह अरबाब गुलाम रहीम हैं, बाकी कुछ लोग हैं, उनको मिला के पीपल्स पार्टी को जो है वो टफ टाइम दिया जाए। अच्छा, जाहिर है पॉलिटिक्स में फिर बयानात दर बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है और अभी वही सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है कराची। और मैं इमरान खान साहब ने कराची का दौरा किया और ये बड़े अरसे से कह रहे थे कि जो इंटीरियर सिंध का भी दौरा करेंगे और सिंध में बड़े बड़े स्टालवार्स, बड़े हैवी वेट जो लोग हैं उनको तोड़ा जाएगा। लेकिन उसामा साहब, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हकीकत है, जो नज़र आ रही है वो यही है कि पार्टी का इंटीरियर सिंध में बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फ़िलहाल मुझे तो नहीं लग रहा कि खान साहब इंटीरियर सिंध में 1-2 दौरे करके और फिर पार्टी का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ देंगे। आप देखिए बिलावल बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं, उनको भी लग रहा है कि ये इस दफ़ा इंटीरियर सिंध तो खैर लेना दूर की बात है, कराची में भी वो इस दफ़ा नज़र जुमा कर बैठे हुए हैं कि कराची से भी पार्टी ने अपना शेयर लेना है। तो इन सिंध में तो मुझे नहीं लग रहा कि को PTI पार्टी को कोई डंट मार सकेगी। हाँ, ये है कि अगर पार्टी अपने पत्ते अच्छे खेलती है तो जनूबी पंजाब में जिस तरह से जहांगीर 3 ग्रुप हैं वो इस टाइम PTI से मुनर्रफ हुए हैं, चौधरी बरादरान है यहाँ पर, अगर पे पार्टी उनके साथ अलाइंस कर लेती है और नून लीग इसी तरह बयानिए का जो मुखसमसा है उसमें रहती है, तो मुझे लग रहा है कि उसका अल्टीमेटली उसका भी डेंट PTI को ही पड़ना है, उसका डेंट जो है वो पे पार्टी को नहीं पड़ना। तो जो सबसे बड़ा इशू है वो इस वक्त PTI की अपनी परफॉर्मेंस का है। बिल्कुल मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो जो स्टेटस को तोड़ने आए थे इमरान खान साहब, यहाँ पे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स होनी थी, पंजाब एक पुलिस स्टेट था, पंजाब में जनाब पुलिस रिफॉर्म्स होनी थी। पंजाब आज भी पुलिस स्टेट है, पंजाब आज भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल CM के बिल्कुल उनकी लौंडी है, गुलाम है। वो जो पुलिस है वो भी हुक्मरानों की लौंडी है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। करप्शन, आप चले जाएं थाने में चले जाएं, कचहरी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको करप्शन उसी तरह से नज़र आ रही है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मुझे एक मिनिस्टर से, मैंने आपको बताया मेरी एक मिनिस्टर से बात हुई, गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक पंजाब के सीनियर मिनिस्टर से मेरी बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि जनाब हमें खान साहब की तरफ से ये हदायत हैं कि 2023 का इलेक्शन जो है वो भी हमने इसी नैरेटिव पे लड़ना है कि पिछले हुक्मरान करप्ट थे। वो तो नजर आ रहा है, पिछले हुक्मरान करप्ट थे। अब मुझे बताएं कि पिछले हुक्मरानों को गाली देके 23 में किस तरह से ये वोट ले लेंगे? लोगों ने इनकी अपनी परफॉर्मेंस की बात करनी है। बात यह है कि आपने स्टेटस को उसी तरह है, महंगाई का जो जिन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, इकोनॉमी गवर्नमेंट से संभल नहीं रही। अच्छा, हम अपनी अगर तारीख देखते हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, तो हमें नजर आता है कि इनकम्बेंसी फैक्टर एक कहा जाता है। अगरचे अभी इलेक्शन बड़े दूर हैं, बिलावल की बात अपनी जगह किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, मगर जिसको एक दफ़ा हुकूमत मिलती है अगली दफ़ा लोग उससे मुतमईन नज़र नहीं आते। ये अभी आप देखें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इससे पहले नून लीग से पहले पीपल्स पार्टी, उससे पहले काफ लीग, उससे पहले फिर नून लीग, तो ये एक हमें तो फिर उससे पीछे चले हैं पीपल्स पार्टी। तो ये एक मसला है पाकिस्तान में कि शायद एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाती। तो अगर ये तहरीक इंसाफ नहीं परफॉर्म कर पाई तो क्या पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस सिंध में ऐसी है कि जिस तरह वो दावा कर रहे हैं जी किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं और अब पीपल्स पार्टी छाने वाली है?
अच्छा देखिए, जो सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप बात करते हैं, वहाँ फैक्टर्स कुछ और हैं। अगर वहाँ पे आप अंदरून सिंध की बात करते हैं तो वहाँ कभी किसी पार्टी ने इस हद तक उनको टफ टाइम नहीं दिया, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, ना GDA ने, ना मुस्लिम लीग फंक्शनल ने, ना किसी और जमात ने, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो वहाँ पे तो आप समझ लें कि पसमानदगी का वोट है और भुट्टो के नाम पे वोट मिलता है, भुट्टो जिंदा है और भुट्टो के नारे पे वोट मिलता है और ज़्यादातर सीटें वहीं से आपको पता है कि वहाँ से निकाली जाती हैं। जो बाकी सूरत हाल है वो कराची में आप जानते हैं कि मिक्सचर है। पहले MQM काफ़ी हद तक हैदराबाद और कराची में इन्फ्लुएंस था उनका, लेकिन फिर बाद में उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ। लेकिन ये तजर्बा भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। जिन लोगों को वहाँ पे लाया गया उन्होंने कराची की उस लिहाज से खिदमत नहीं की है। एक बड़ा कार्ड अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खेला है मुर्तज़ा वहाब की शक्ल में। उनको जो मेयर कराची लगाया है वो बड़े इस हवाले से अपराइट आदमी हैं और काम करने वाले हैं और समझदार हैं। जमातों दीगर जमातों को भी साथ लेके चलेंगे और अगर 1.5 साल अगर इलेक्शंस में है और वो परफॉर्म कर जाते हैं कराची को, तो अर्बन जो सिंध है जी उसका वोट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पड़ेगा निस्बतन इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है वो भी टूट फूट का शिकार है। और जहाँ पे वोटर्स थे वो भी आपको पता है कि मांगे तांगे के वोटर्स थे, कोई इस तरह से नहीं था कि तमाम एक ही तरफ से वोट जो हैं उनको मिल गए थे। तो जो आने वाले दिन हैं वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात आपने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसकी और उनकी पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर ये नारा जो है वो करप्शन वाला दोबारा से लगाना चाहें तो ये परफॉर्मेंस पे आना पड़ेगा। चूरन नहीं बिक सकता अब, ठीक है। अब ये चूरन बिल्कुल नहीं बिकेगा और अब ये होगा कि लेकिन वो जो है परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अगर परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं तो अगली जो खबर है वो है बिजली के नर्ख बढ़ने वाले, यानी बिजली मज़ीद महंगी होने वाली है। और बड़ी कोशिशें की इमरान खान साहब ने, ये खुद खबरें आती रहीं कि जी जनाब नए वज़ीर ख़जाना भी जब भी बात करते हैं कि जनाब वर्ल्ड बैंक की शर्त है, IMF की शर्त है। अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि जी अगर आप IMF के प्रोग्राम में सही शामिल नहीं होंगे, उस तरह से दोबारा नहीं आएंगे, तो फिर हम भी आपको कर्ज नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था। तमाम जितने भी मालियाती इदारे हैं उन सब का प्रेशर काम कर गया है और आखिरकार हुकूमत ने कह दिया है कि जनाब ये जो स्लैब्स हैं इसमें कुछ तब्दीली की जाए, वो कान को इधर से पकड़ना है, को इधर से पकड़ना है। अब 300 से 700 यूनिट तक रेट बदले जाएँ तो जो जितना बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसको उतना महंगा रेट मिले। लेकिन लाइफ लाइन यानी 50 यूनिट तक पहले था कि उनको बिल्कुल ही कोई बड़ी सब्सिडी बहुत ज़्यादा थी, तो अब उनके लिए भी 3 रुपये 95 पैसे से बढ़ाकर 100 यूनिट के लिए अब 7.74 रुपये तक बिजली महंगी की जाएगी। तो ये गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये नज़र आ रहा था बिजली अब महंगी होने जा रही है। आप कह रहे थे परफॉर्मेंस बेहतर करें, ये बेहतर होगी परफॉर्मेंस की, अब बिजली महंगी होगी, वरना ना IMF आपको पूछेगा ना वर्ल्ड बैंक। आपकी इकॉनमी नहीं चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती। वो कह रहे हैं कि जी आप बिजली महंगी बना रहे हैं, सस्ती आगे दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता। बिजली महंगी बना रहे हैं तो लोगों तक महंगी दें। इमरान खान कहते हैं जी महंगाई का एक नया रेला आएगा, हमारी हुकूमत बदनाम होगी। उसामा गाजी साहब, यहाँ इकनॉमिक ऑर्डर की बात है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये आप IMF ने आपको $5 बिलियन दे दिया है तो वो उसके साथ उन्होंने जो चीज़ आपके सर थोप दी है, आपने सारी चीज़ें साइन कर दी। ये बड़ा सेंसिटिव इशू था, इसके ऊपर हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं, बहुत बातचीत की है, बहुत लिखा, बड़े रिपोर्ट्स बनाई हैं कि इन्होंने जो कुछ लिख के दिया हुआ है, डॉलर जो है उसको फ्री फ्लोट रजीम पे इन्होंने किया था और उसके नतायज आज भुगते या ये जब तक भी भुगते। मैं आपको ये बता दूं कि डॉलर ने फ्लाइट लेनी है और सर अभी मजीद लेनी चलेगा सर, कहां 160 से मार्केट के हिसाब से चलेगा। सेकंड इसके साथ जो आपको मैं बताऊं कि फी लीटर पेट्रोल ये आने वाले 5 सालों के अंदर, यानी कि जब तक ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के एंड तक इसने $1 फी लीटर पे आना है, ये पैरिटी होनी है। और जो बिजली के रेट्स हैं ये मैं बताऊं आपको कि 25 से 30 सेंट फी यूनिट, सेंट डॉलर का जो पैसा है 25 से 30 सेंट फी यूनिट। आप 30 रुपये तक का लगा लें कि 30 रुपये 32 रुपये 35 रुपये तक फी यूनिट इसने जाना है। और ये क्योंकि हमने इसके साथ हमने बहुत और कुछ लेके दिया हुआ है। वो हमारे जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत किए पाकिस्तान के साथ। अब्दुल हफीज शेख साहब ने किया ये। जाहिर है कि जो जिन लोगों ने भी साइन किए हैं वो अब्दुल हफीज शेख साहब तो एडवाइजर थे, प्राइम मिनिस्टर वजीर खजाना खुद हैं।
तो वो साइन तो वज़ीर ख़जाना के होते हैं, एडवाइज़र तो एडवाइज़ कर सकता है कि जी इसको इस तरह कर ले, इसको पॉजिटिव कर ले, इसको इस तरह कर ले, ये कम कर ले, ये ज़्यादा कर ले। तो जिम्मेदारियां जिनके ऊपर हैं उन्हीं के ऊपर हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जो स्लैब्स का चक्कर ये दिया जा रहा है, जी स्लैब्स जो हैं वो जो लाइफ लाइन सार्फिन हैं, अब उनमें भी 3 स्लैब बनाने का कहा गया है कि 50 यूनिट तक 3 रुपये जो हैं उनको दिया जाए यूनिट, 3 रुपये 95 पैसे, और 50 से जो 51 से 100 यूनिट वाले हैं उनको 7 रुपये 74 पैसे। इसी तरह से जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं 200 यूनिट माहाना, उनको तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन का नाम दिया गया है, महफूज सार्फिन, उनको वो बनाया जाए। और फिर 300 से लेके अपना 301 से 700 यूनिट्स की कैटेगरी है, उसको 4 स्लैब में उसको भी तकसीम किया जाए। 301 से 400, 400 से आगे 500, 500 से 600, 700, 1000, ये इस तरह से। और इनका जो रेट्स मैं आपको बताऊं कि इनके भी रेट्स के 4 स्लैब किए जाएंगे। और मैं ये भी अर्ज़ करूं कि तकरीबन जो इससे फ़र्क पड़ेगा 42 अरब रुपया इमीडिएटली, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, 42 अरब रुपये की सब्सिडी जो अगर गरीब सार्फिन को जाती है फौरी तौर पे वो कट जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये है ये एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज़ जो है ये IMF का हमारी जो शर्त लगाई गई थी उसका हिस्सा है। और हमने देखें, लेकिन हमारे जो सार्फिन हैं, जी हम अगर LNG के ऊपर हम LNG के ऊपर देखें, हमें अपनी बास्केट दुरुस्त करनी थी, हमें एनर्जी बास्केट दुरुस्त करनी थी, जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। हम डर्टी फ्यूल, कोयले से बिजली बना रहे हैं, हम गैस से बिजली बना रहे हैं, डीजल से बना रहे हैं, फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं। फर्नेस ऑयल तो पिछली गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था। तो हमें अपना जो पावर हाउसेज हैं उनको एक इकोनॉमिक ऑर्डर में लेके जाना था। और हमने जो उनसे तो मुआहदे भी किए हैं, गुलाम साहब, उनसे मुआहदे भी बड़े किए हैं कि जी नए मुआहदे हो गए हैं, लेकिन फिर भी बिजली की सस्ती होने की नवीद सुनाई गई थी, उस पर अमल दरामद नहीं होता नजर आ रहा। डैम्स जब तक बनेंगे अभी आप पिछले दिनों में देखें ना, मैं उसामा गाजी साहब पिछले दिनों में आप देखें, बिजली जब ज्यादा वो गर्मी पड़ी थी तो बिजली नहीं थी, 6-6, 7-7, 8-8, 10 घंटे लोड शेडिंग होनी शुरू हो गई थी। सर ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं चाह रहा हूं बाबर साहब को सिर्फ एक कमेंट नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, बताया जा रहा है न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हो गया है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है और वो जो सब्सिडी वाला खेल था वो अब ज़्यादातर लोगों के लिए ख़त्म होने वाला है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला, अब पता चला। अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है और पाकिस्तान को इससे मजीद खतरात लाक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगड़ रही है, पाकिस्तान में भी आपको एक दहशतगर्दी की लहर सी नज़र आ रही है। अब एक और कोशिश होने वाली है अमन के लिए, और 3 दिन का ये इजलास है जो अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के ताबुन से हो रहा है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि दोनों तरफ से, यानी अफ़गान हुकूमत की तरफ से, तालिबान की तरफ से भी वफ़द तो शरीक होगा, मगर अब अफ़गान तालिबान बहुत ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका का बयान ये सामने आया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर अफ़गान फोर्सेस लड़ना ही ना चाहें तो हम क्या करें, और अफ़गानिस्तान के लोगों को ही अब कुछ करना पड़ेगा। तो 20 साल आप माज़रत के साथ ये करते क्या रहे हैं फिर अफ़गानिस्तान में, अमेरिका क्या करता रहा। अब एक और मसला ये है कि ब्लेम गेम शुरू है, वही जो हम प्रोग्राम में बात करते रहे, खदशात का इज़हार करते रहे कि सदारत इस वक्त भारत के पास है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वहाँ पर पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया जाता। बाबर डोगर साहब, ये अब पाकिस्तान के लिए क्यों मुश्किलात हो रही हैं कि पाकिस्तान पता नहीं क्या करते। शाह कुरैशी साहब ने कहा है हम अमन के लिए, बातचीत के लिए मुआविन ज़रूर थे, जामिन नहीं थे। पाकिस्तान गारंटी किस तरह कर सकता है जहाँ नेटो ममालिक 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक, अमेरिका उसमें शामिल है, दीगर ममालिक हैं, रूस भी है, फिर चीन भी है, ईरान भी है, हमसायों में तो ये भी हैं, नेटो के अलावा बात हो रही है। तो फिर वो अगर कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान अकेला क्या करे? क्यों पाकिस्तान से इतना ज़्यादा समझ आता है कि पता नहीं क्या कर देगा पाकिस्तान के, अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा, किस तरह से? उसामा साहब, आपने ये बात तो ठीक की कि नेटो में जिसमें 26 से ज़्यादा ममालिक है, बेतहाशा वसाइल हैं, बेतहाशा असला है, सारा कुछ है, सारी सुपर पावर उसमें थी। उसमें अमेरिका भी था, फ्रांस भी था, उसमें बरतानिया भी था, और ये वहाँ पर 20 साल रही हैं, और वहाँ पर 20 साल में ये तो तालिबान को दबा नहीं सकी।
और अब जब ये अमेरिका वहाँ से निकल रहा है और सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल रहा है, अब यूनाइटेड ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है इसका सुन लें। जी। मुझे एक बात बताएं कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया और अफगानिस्तान इन दोनों ने मिलकर सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया। अब पाकिस्तान बार बार दरख्वास्त कर रहा है कि जनाब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं तो हमें भी, हमारा भी तो मौक़िफ़ सामने आना चाहिए ना, हमें भी तो सुने, हमारी भी तो चीज़ें सुने। मसला ये है कि पाकिस्तान तो भरपूर तावन करता रहा है, पाकिस्तान का जितना बस चलता था उन्हें तालिबान के साथ मुलाकातें भी करवाई, मीटिंग भी करवाई, अब उसमें कोई मसला हल नहीं निकला तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? अमेरिका वहाँ से निकल रहा है, अमेरिका ना निकले, वहाँ पर बैठ जाए। वहाँ पर अमेरिका का असल तो चीज़ ये थी कि जब नेटो फोर्सेस वहाँ पर थी, 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पर फौज थी, इनको चाहिए था कि वहाँ पर अमन कायम होने तक बैठते और इनको चाहिए था कि वहाँ पर एक ऐसा हल ढूंढ के जाते जो तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनको एक्सेप्टेबल होता। अगर इलेक्शन करवाने थे तो फिर मुझे एक बात बताएं, जब अफगानिस्तान में इलेक्शन करवा रहे थे उस वक्त तालिबान को भी, वो भी सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे, उनको भी इत्मीनान में लिया जाता, सारे ग्रुप्स को मिला के इकट्ठा करके उसको वहाँ पर एक मुतफिका गवर्नमेंट कायम की जाती और उसके बाद अमेरिका वहाँ पर जाता। आपने वहाँ पर अपनी एक कठपुतली गवर्नमेंट छोड़ दी और उसके बाद वहाँ पर दौड़ गए। वो क्रैक के जो स्पाई थे वो कितनी देर लड़ लें? डॉलर के तौर पे कितने दिन लड़ते? डॉलर खत्म हुए हैं, वो सारे जो है वो भाग गए हैं। अब पाकिस्तान देखिए, शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल सही कहा है, हमने पहले 20 साल जो है 30 साल से हम ये 30 लाख अफगानियों को पाल रहे हैं। अब वहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ना मजीद अफगानी जो है वो रेफ्यूजी जो हमारे पास आने, हमारे पास तो अपने लोगों को खाना देने के लिए पैसे नहीं है। अभी हम रो रहे हैं कि यहाँ पे महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों को पैसे देने के लिए गवर्नमेंट चीज कोई नहीं है, रिसोर्सेज है कोई नहीं है। हम 10, 15, 20 लाख अफगानियों को किस तरह से पनाह दे सकते हैं? तो सर जी इसका हल यही है कि अब दोहा कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें सबसे जो तालिबान, बिल्कुल मैं कहता हूँ उनकी डिमांड ठीक है। ये जो कठपुतली गवर्नमेंट है इसी की वजह से लड़ाई हो रही है, इसी की वजह से वहाँ पर सारा फटा है। ये गवर्नमेंट वहाँ से ख़त्म की जाए, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, एक मुतफिका कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट बना दी जाए, आज खाना जंगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये आज उसामा साहब अगर नीयत है, अगर अमेरिका चाहता है, इंडिया चाहता है वहाँ पर खाना जंगी ना हो, अगर सारी पावरें चाहती हैं तो इस कठपुतली गवर्नमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा और इसकी जगह पर एक कंसेंसस के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठा के एक मुतफिका हुकूमत जो है वो कायम की जाए, उसको टाइम दिया जाए 1 साल का, 2 साल का, वो वहाँ पर बैठे अमन कायम करे, उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन करवा दिया या जो भी नया प्रोसीजर वो कर दें। लेकिन अगर इसी तरह चलाना है तो फिर अमन वहाँ पे कायम नहीं हो सकता। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, बात यह है कि जितने भी अंदाजे थे, खुद अमेरिका कह रहा है जी हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी से तालिबान कब्जा कर लेंगे। 6 दारुल-हुकूमत, सूबाई दारुल-हुकूमत उनके कब्जे में जा चुके हैं और आधे से बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान, ये तो दारुल-हुकूमतों का मामला और है क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। शायद अमेरिका उनको ये बता के गया था कि दारुल-हुकूमत पर अपना कब्जा बरकरार रखना, इर्द गिर्द आप जितनी फोर्स फैलाओगे उतने मारे जाओगे, तो बस मरकज़ों में बैठ जाना सूबों के और वहाँ डिफेंड करना, वो भी उनसे नहीं हो रहा। तो तालिबान जब ताकतवर होते चले जा रहे हैं तो वो अब किस तरह सुनेंगे? वो तो अब आपके पास नेगोशिएटिंग पावर टेबल पर कम होती जा रही है। अभी भी शायद उनको उस बात पर कायम होगा जी अशरफ गनी इस्तीफा दे दे तो बस ठीक है। तो वहां पर एक इस्तीफा अगर आ जाता है अशरफ गनी का, तो जो इस वक्त मौजूदा सदर है अफगानिस्तान का, तो उसके बाद मामला कुछ तो सेटल होंगे। लोग तंग आ चुके हैं, कई जगहों पर यह हुआ है कि रेजिस्टेंस इस वजह से नहीं हो रही कि लोग कहते हैं बस लड़ाई ना करो, और वो फौज वहां से डर के निकल जाती है कि लोग हमें सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो अभी भी शायद मौका है, ये आखिरी राउंड नजर आ रहा है मुझे, ये जो 3 दिन है, वरना तो फिर इस 3 दिन के बाद मेरा ख्याल है कि तालिबान और तेजी से फिर कब्जा जब कर गए पूरे अफगानिस्तान पर तो फिर वो किसकी सुनेंगे? पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ 40 सालों से ज़ायद पर मुहित हैं। 40 सालों से ज़ायद पर मुहित कुर्बानियों का सिला ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते में, गुज़िश्ता रोज़ ही कह सकते हैं कि सलामती कौंसिल में अफ़गानिस्तान के ऊपर इजलास था और पाकिस्तान को उसमें शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। तो कैसे हालात ठीक हो सकते हैं अफ़गानिस्तान के? हम फ्रंट लाइन स्टेट थे, जंग हमने लड़ी है, हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, हमारे शहरी मारे गए हैं, वकला, तालिब इल्म, कौन सा ऐसा सोसाइटी का तबका है, टीचर्स, कौन से लोग हैं जो नहीं इस जंग में इस्तेमाल हुए, जो इस जंग का खाको खून नहीं हुए? कितनी औरतें हैं जो बेवा हो गई? हमारा कलेक्शन सपोर्ट फंड हमें मिलना था, वो कहाँ गया? नेटो की सप्लाई, क्या कुछ देख ले, पूरी दुनिया ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। और फिर आज वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे सोवियत यूनियन के इनखला के वक्त खड़े थे। उस वक्त भी यही ग्रुपों की लड़ाई थी,
यही वहाँ खाना जंगी होने को हो रही थी, आज भी वहाँ पे हो रही है। क्या कसूर है अफ़गान शहरियों का? उनकी 3 नस्लें बर्बाद हो गई हैं। कुछ अमेरिका में बैठे हैं जो ज़्यादा समझदार थे, कोई अमेरिका निकल गए, किसी ने यूरोपीय यूनियन में जाके पनाह ले ली, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, किसी ने कोई यूएई जाके कारोबार कर गया, कोई गरीब यहाँ पे कूड़ा चुनते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान में इतने खूबसूरत बच्चे, नीली आँखें, ब्राउन बाल और साथ उनके एक थैला जिसमें वो कूड़ा चुनते हैं, उसमें से रोटियाँ उठा के खाते हैं। कौन जिम्मेदार है इस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का? शर्म से डूब मरना चाहिए अफ़गानिस्तान के उन रहनुमाओं को और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को जिन्होंने अफ़गान कौम का ये हाल किया है। पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी है अफ़गानों को, पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तानी ने खून दिया है, पाकिस्तान ने अपनी गंदम उनको खिलाई है, पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज उनको वहाँ भिजवाए हैं। कब से क्या कुछ पाकिस्तान से नहीं जा रहा? ठीक है, उसकी वो कमोडिटी वो देते हैं, वो पैसे उनको मिलते हैं, लेकिन लैंड लॉक कंट्रीज़ के हवाले से अगर आप मुआहदे अगर किसी के साथ नहीं होंगे तो कौन उनको देगा? अब वहाँ पे इस तरह के हालात का कौन जिम्मेदार है? वहाँ की जो अशराफिया है वो ज़िम्मेदार हैं। और अफ़गानिस्तान के अफ़गानियों का क्या कसूर है कि वो आज भी दर बदर हैं, उनकी नस्लें दर बदर हैं, उनकी बेटियां लोगों के घरों में बस गई हैं, वो पाकिस्तानियों के बच्चे पैदा कर रही हैं, वो जर्मनों के बच्चे पैदा कर रही हैं, वो अमेरिकन के बच्चे पैदा कर रही हैं, वो इंग्लैंड के बरतानिया के लोगों के बच्चे पैदा कर रही हैं। क्या कसूर है उन बच्चियों का, उन औरतों का? वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाती थी। वहाँ काबल को आप 60s में देखें, क्या था काबल? वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे सैर करने के लिए, वहाँ की सकाफत देखने के लिए। मुर्जा साहब, मसला ये है कि ये जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, ये जो यूरोप है जो अपने आप को बड़ा सिविलाइज्ड कहता है, ये जो अमेरिका है जो बड़ा सिविलाइज्ड कहता है, 20 साल ये यहाँ पर रहे हैं, अरबों डॉलर इन्होंने यहाँ पर खर्च किए हैं। मुझे एक बात बताएं, और जाने सारी तबाही फैला के ये यहाँ से निकल रहे हैं, इन्होंने दिया क्या अफगानिस्तान को? पहला सवाल तो ये है कि ये पाकिस्तान इन्होंने अफगानिस्तान को बॉम्ब दिए हैं, अफगानिस्तान को बॉम्ब दिए हैं, अफगानिस्तान को आंसू दिए हैं, खून दिया है, लोथड़े दिए हैं, अफगानिस्तान के स्कूल बंद किए हैं, कॉलेज बंद किए हैं, अस्पताल खत्म हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। हल क्या है? 3.5 लाख फौज है अफगानिस्तान की, 3.5 आपने पाकिस्तान की कुर्बानी 3.5 लाख फौज है, 9 अरब रुपए उनका बजट है, 3.5 लाख से ज्यादा की फौज है, लेकिन उस फौज की उस तरह से तरबियत ही नहीं हो सकी क्योंकि वो कंप्यूटर के ऊपर गेमें खेल के वो फौजी बनना चाहते थे, वो ना हो सका। हाल ये है कि पूरी दुनिया को शर्म के आखिरी हद जो है उस तक जाते हुए इस मामले को, पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पे जिस तरह से बम खाने के लिए पाकिस्तान था, जिस तरह तमाम जो कुर्बानियाँ थी उसके लिए पाकिस्तान था, हिजरत करके आए उनकी खिदमत के लिए पाकिस्तान था, तो ये पाकिस्तान को यहाँ मेजर रोल जो है वो डेजिग्नेट होना चाहिए। दुनिया की कौमें ये बात करें कि आप वहाँ पे हमें अमन करवा के दें। मैं आपको इंशाल्लाह यकीन से कहता हूँ हमारी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी लीडरशिप वहाँ अमन के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और वहाँ अमन हो सकता है। और अफ़गानिस्तान का हल, पूरा अमन अफ़गानिस्तान का हल अफ़गानियों की और अफ़गानिस्तान के लोगों की अपनी हुकूमत से है। वहाँ लोया जरगिया बुलाया जाए, वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि वो अफ़गानिस्तान वो कौन सा, कभी कहते हैं जी यहाँ मॉडर्न अफ़गानिस्तान चाहिए, कभी कहते हैं बुरके वाला अफ़गानिस्तान चाहिए। वो भाई उनसे तो पूछ लो कि वो जो वहाँ के लोग हैं उनको अगर 20 साल बाद इसी दलदल में फिर झोंकना था। आज जो तालिबान के मुहब हैं वो तालिबान की तारीफ़ें कर रहे हैं, जो दीगर पार्टियों के मुहब हैं वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। अफ़गानियों का क्या कसूर है वहाँ? ये सारा कज़िया मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा कज़िया बरतानिया और अमेरिका के सारा है जी। वो तो हाथ झाड़ चुके हैं, वो तो अमेरिका के, मैंने आपको बताया उनके तो पेंटागन के तर्जुमान का आ गया है बयान कि ये अफगानी खुद ही देखें, हमसे ना पूछें, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया है, अब हम मजीद कुछ नहीं कर सकते। ये बाबर डोगर साहब ये कोई तरीका तो नहीं। आप जिस तरह कह रहे हैं कि बैठते पहले जब तालिबान के साथ मुआहिदा किया उसी वक्त ही मुआहिदा करके जाते हैं कि फ्यूचर सेटअप क्या होगा, उस वक्त अशरफ गनी को मनवा भी जाते, चाहे उसमें चंद माह और लग जाते। तो यहाँ से निकल के कि जी ये तालिबान जो है ये अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बस साइन हो गए और जी बदले में अफगानिस्तान में जितने इनके ये पकड़े हुए हैं, गिरफ्तार हैं तालिबान, उनको रिहा कर दिया जाएगा, बस ख़त्म और अमेरिका हो गया।
ये तो कोई तरीका नहीं था। अब ये जो 3 दिन कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको लगता है कि इसमें कोई चांस है? कोई नहीं। पावर साहब सर ब्रेक साहब एक ही चांस है कि अगर ये कंसेंसस के साथ इस चीज़ पे इत्तेफाक कर लें कि वहाँ पर एक कंसेंसस गवर्नमेंट बना दें, इंटरम गवर्नमेंट बना दें और ये गवर्नमेंट जो है ये रिजाइन कर दे, इसी सूरत में वहाँ पर अमन हो। अफगान सदर अशरफ गनी पर डिपेंड करता है कि वो इस शर्त को मानता ही नहीं। ब्रेक लेनी है जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स जो बनाए गए कि गरीब लोगों तक कम रेट पर खुराक पहुँचाई जा सके, वहाँ पर करप्शन कैसे हो रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। जनाब, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, इसका मकसद ये था कि लोगों को, आवाम को सस्ते दामों पर शेख रुनोश यानी खुराक कम से कम पहुंचाई जा सके। जो चीज़ मार्केट में फ़र्ज़ करें 100 रुपये की है, चलें कोई 80-90 रुपये में एक आम आदमी मिल जाए। दूध, दालें, चीनी, घी, ये चीज़ें हो सकें। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ जो इदारा सरकारी तौर पर चला वो करप्शन की नज़र हो गया। फिर ये एक दौर आया कि जनाब हमने नेशनलाइजेशन करनी है, यानी प्राइवेटाइजेशन करनी है। नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए और उसके बाद फिर दोबारा कोई इदारा बनता है। आप स्टील मिल देख लें, आप बाबडा देख लें, आप रेलवे देख लें, आप यूटिलिटी स्टोर देख लें, कोई एक इदारा आपको नहीं नज़र आएगा कि जो प्रॉफिट में जा रहा हो। सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। हर साल सैकड़ों अरब रुपया यहाँ पर जाता है, आपके पैसे का, जो टैक्स पेयर हैं वो यहाँ पर चला जाता है। और उसके बाद मिलता क्या है? करप्शन की कहानी। गुलाम रज़ा साहब, अब क्या करें? यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, इसको कई दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात हो चुकी है कि इसको बंद ही कर दिया जाए। ये वाकई बात हुई है। कभी कहते हैं इसको फैलाया जाए, कभी कहते नहीं इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ये लॉस में है, क्योंकि इसमें करप्शन होती है और वो हम रोक नहीं पाते। दुनिया यही कहती है कि जनाब आप जितना गवर्नमेंट को कम करेंगे करप्शन के चांस उतने कम होंगे, और यही हमने देखा है। मुझे बता दें, कोई सरकारी इदारा इस मुल्क में चल रहा है सही? कोई एक सरकारी इदारा? उसामा गाजी साहब, ये कहतुर रजाल का वक्त है, यानी कि इंसानों का, मर्दों का कहत पड़ गया है इस मुआशरे में। और ये गरीबों का पैसा है, ये गरीबों की सब्सिडी है, यानी कि बैतुल माल के पैसे आप समझ लें। आप ये समझ लें कि ये ज़कात में से दिए जाते हैं, या ये समझ लें कि ये गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी कौन सी मदद में देती है। हम गरीब मुल्क हैं तो यहाँ गरीब तरीन लोगों के लिए सब्सिडी है, लेकिन इसके ऊपर भी हाथ साफ़ करने वाले जो हैं वो हाथ साफ़ करते हैं और उसके बाद चुपके से निकल जाते हैं। उमर लोधी साहब पिछले जो MD थे, बड़े आराम से सारा कुछ किया, ना उनका सेल्स का कोई तजर्बा था, ना उन्हें कुछ स्टोर चलाने आते थे, ना उनको कुछ सप्लाई चेन का पता था। बस आए हैं, नीचे एक माफिया लगा हुआ है, 5-4 लोग हैं, वो अपनी मर्ज़ी का बंदा लगवाते हैं और फिर उसके बाद उसको अपने हाथों में खिलौना बना लेते हैं। कुछ उसको भी देते होंगे। अब भी वो तो निकल गए, अब नैब और FIA अब उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो उठाते इधर उधर फिर रहे हैं। लेकिन एक और अभी समरी चल रही है। एक शख्स हैं ताहा मगरबी साहब, अच्छा, वो एक कंपनी है शेल पेट्रोलियम, उसमें वो डायरेक्टर मार्केटिंग वो थे, जिनका फूड कंज्यूमर का तो उनका कोई तजर्बा नहीं है। वो नहीं जानते कि सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है, दालें कहाँ से मिलती हैं, चावल कहाँ से मिलते हैं, किस तरह से उनको ख़रीदा जा सकता है। वो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जानते होंगे, डीजल कैसे है, लुब्रिकेंट्स कैसे हैं और उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है। अवाम का तेल निकालना हो तो लाया जा रहा है, उसके लिए तो उनको तजर्बा अब 6 से 7 लाख रुपया उनको ऑफ़र किया गया है कि 6-7 लाख रुपए MP स्केल 1 में ये जॉब आपको ऑफ़र करते हैं। वो कहते हैं 20 लाख दोगे तो मैं आऊँगा, यानी कि वहाँ पर भी नखरा है कि 20 लाख आप देंगे फिर मैं आऊँगा। और अभी शायद उनका नेगोशिएशंस हो रहे हैं, माइट भी पॉसिबल कि उनकी तकर्री कर दी जाए। अच्छा। फिर क्या होगा? फिर वही गेम कि जो 100, 200, 300 अरब रुपये की सालाना सब्सिडी गवर्नमेंट, क्योंकि रमज़ान में तो 50 से 100 अरब की सब्सिडी देनी होती है। अब क्योंकि गुर्बत का लेवल मज़ीद डाउन हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट जो है वो सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स पर ज़्यादा खर्चा कर रही है ताकि लोगों को फीड किया जा सके, कभी हसास प्रोग्राम के ज़रिए से, कभी लंगर खानों के ज़रिए से। तो यहाँ पे भी सब्सिडी देनी पड़ेगी और इस सब्सिडी में से वो लोग हाथ धोएंगे जो इस जो नए MD हैं उनको लगवाने के लिए जोर लगा रहे हैं।
तो ये बस अल्लाह ताला हाफ़िज़ है। इंटरनेशनली कहा जाता है कि पाकिस्तान पहले ही हम देख रहे हैं कि लोगों बच्चों में ग्रोथ कम है, स्टंटेड ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो सही तरह उनकी नशोनुमा नहीं हो रही, ग़िज़ाइयत की उनमें कमी है, जिसको आम लफ्ज़ों में आप खुराक की कमी भी कह सकते हैं कि प्रॉपर उनको खुराक नहीं मिलती, यानी बस रोटी पर ही गुजारा हो रहा है, कोई और डाइट है नहीं, यानी गोश्त, कोई अंडा, कोई दूध, प्रॉपर जो बच्चों को डाइट चाहिए, हत्ता कि बड़ों को भी, वो प्रॉपर उनको खुराक नहीं है। अब बाबर डोगर साहब, ये यूटिलिटी स्टोर आपको पता ही है कि ये सरकारी तौर पर चल रहा है, सब्सिडी पे चल रहा है, कोई ये प्रॉफिट में तो है नहीं, उसमें 20 लाख की तनख्वाह पर आकर क्या वो शख्स कर लेगा? और ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर से जो आ रहा है, पहले तो शायद वो 20 लाख से भी ज़्यादा ले रहा होगा, कहीं वो तो कहेगा जी मैं तो आपसे कम डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन फिर क्या किया जाए? इसको बंद कर दिया जाए, एहसास प्रोग्राम में चलाया जाए, क्या हल है इसका? क्योंकि हमने पहले देखा ये यूटिलिटी स्टोर पे से चीनी, आटा, गंदम को चीज़ें वो आम स्टोर्स पर जनाब बिक रही होती थी, क्योंकि वो ही 80 रुपये का पैकेट जनाब वहाँ पर दे दिया, फिर कहा जी हर बंदा शनाख्ती कार्ड देगा, आप 2000 की ख़रीदारी करेंगे तो आपको 1 किलो चीनी मिलेगी, इस तरह की शराइत लगाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ बन नहीं सका। अब ये ना आप करप्शन को रोक सके हैं, ना म्यारी चीज़ें लोगों को पहुँचा सके हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस तरह से। उसामा साहब, इमरान खान साहब बार बार जब वो अपोजिशन में थे तो ये कहा करते थे कि ये अदारे इसलिए तबाह हुए हैं कि जो स्टेक होल्डर थे उन्हीं को उनका निगरान लगा दिया गया, या ना तजुर्बाकार लोगों को उनका हेड लगाया गया, इस वजह से PIA, स्टील, रेलवे और बाकी सारे अदारों की तबाही हुई। मेरा मतलब है अब तो PTI की अपनी गवर्नमेंट है और ये यूटिलिटी स्टोर जो है उनके अंडर आता है, वहाँ का MD इन्होंने आप लगाना है। अब ये आमिर लोधी साहब हैं, जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, वो लूट लाट के चले गए और उनको कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब ये कौन है लाडला ताहा, ये जो मगरबी है जिसके इतने चौंचले किए जा रहे हैं कि उसको कहा जी एक तो उसके पास रेलेवेंट तजर्बा ही कोई नहीं है, और रेलेवेंट तजर्बा ना होने के बावजूद उसको MP1 दिया जा रहा है, और अंदाज़ा लगा लें कि वो MP1 लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वो भी कह रहा है जी मुझे 20 लाख रुपया सैलरी दोगे तो मैं आऊँगा। क्या इनके पास कोई और बंदा नहीं है, कोई रेलेवेंट तजर्बे वाला बंदा नहीं है, कोई ऐसा सरकारी अफसर नहीं है जिसको यहाँ पर लगा दिया जाए, और कोई ईमानदार बंदा जिसको यहाँ पर लगाया जाए ताकि वो यहाँ पर जो है सिस्टम जो है वो बेहतर कर सके? ईमानदार बंदे तो हैं, समझ इसमें कोई शक नहीं है, सिस्टम में बेहतर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनको लगाया ही नहीं जाता। मसला जो गुलाम मुर्तज़ा कह रहा है वही मसला है कि यहाँ पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन नहीं हुई है। अगर ईमानदार बंदा लगाया जाएगा तो वो सबसे पहले तो वो सारी करप्शन जो है उसकी वो लिस्टें बनाएगा, वो नैब को भिजवाएगा। जो ये नहीं चाहते, ये तो वो बंदा चाहते हैं जो आगे सारे पुरानी करप्शन जो है उसको दबा दे और अगली करप्शन जो है वो चलती रहे। इस तरह के जब बंदे लगाएंगे तो फिर तबाही फिरनी है। ये जो PIA में जी डोगर साहब, इसका बेहतरीन हाल जो है ना, देखें ये कैश एंड कैरीज आप देखें कितने लोग हैं पाकिस्तान के इस बिज़नेस में, और उन्होंने कहाँ तक इसको आगे लेके गए हैं। अपने जो भी बिजनेस शुरू किया गया कैश एंड कैरी के नाम से, वो फ्लरिश हुआ है। आज ये पिछले 3-4 सालों में ये ट्रेंड हुआ है कैश एंड कैरीज का, और आप ये देखें कि एक कैश एंड कैरी की 30-30, 40-40 उनकी स्टोर्स हैं उनके एक बड़े शहर में। तो बात यह है कि हुकूमत ऐसे किसी भी शख्स को, ईमानदार आदमी को जो नीचे से ऊपर आया हो, उसको लाए, उसको इस्लामाबाद भरा हुआ है ऐसे लोगों से। मसला ये कि लगाने की नीयत नहीं है, लगाने की नीयत नहीं। समझा, यूटिलिटी स्टोर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। यकीन जाने गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी ये नेमत है कि आप जाएं और जाके आपको सस्ती चीज़ मिल जाए। गवर्नमेंट का काम ये है जब सब्सिडी दे रही है तो वहाँ पे क्वालिटी भी इंश्योर करे। अब यहाँ पर हालात ये है कि क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ है, वहाँ पर भी जनाब कमीशन लिया जा रहा है, सब्सिडी भी खाई जा रही है, गरीब आदमी को सब स्टैंडर्ड का सामान दिया जा रहा है, और जो है वो लूट मार मची हुई है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि एक तरफ ये जो गवर्नमेंट है, ये हम भी कहा कि पिछले हुक्मरान करप्ट थे, पिछले हुक्मरान करप्ट थे, और एक यूटिलिटी स्टोर जैसा डिपार्टमेंट इसे संभाला नहीं जा रहा, उसकी करप्शन ये पकड़ी नहीं जा रही। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये हमने इंडेक्स में भी देखा कि करप्शन पाकिस्तान में बढ़ी है, जबकि तहरीक इंसाफ का नारा था करप्शन का खात्मा करना है। और जिस तरह आपने मिसाल दी कि मुल्क में इस वक्त कहा जा रहा है रिटेल का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, और पाकिस्तान की GDP में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी जिसको आप ये चीज़ों की खरीद फरोख्त कहते हैं उसमें, और रिटेल स्टोर भी उसी किस्म का एक बिजनेस है। चलिए खुराक के हवाले से ही है, तो जो चीज़ पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो रही होती है, PIA डूब रहा होगा, बाकी प्राइवेट एयरलाइंस जो है ना वो ज़बरदस्त जा रही होंगी। इसी तरह से हम देखेंगे कोई और सरकारी कंपनी है, बैंक समझ लें आप, सरकारी बैंक जो है वो बिल्कुल नुकसान में होगा, प्राइवेट बैंक जो है वो बड़े पैसे कमा रहा होगा। तो क्यों नहीं हम इस तरह, और जबकि आपको वसाइल गवर्नमेंट के फ्राहम हैं,
तो फिर भी हम यूटिलिटी स्टोर को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सके? क्या सिर्फ लोगों को लाने से, वही इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें क्राइटेरिया बेहतर करना है, नैब से लोग डरते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अच्छे लोग आते ही नहीं, ये मसला है? अच्छे लोग नहीं आ पाते, अच्छे लोग चुने नहीं जाते, या आना ही नहीं चाहते इस काम में? ऐसी बात नहीं है, लोग खिदमत भी करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह की सूरत हाल जो होती है, मसलन अगर कोई ईमानदार और कोई ऐसा जो प्रोएक्टिव आदमी होगा, इस फील्ड का होगा, उसको लगाया जाएगा, तो उनके नीचे जो 4 लोग होंगे जिनकी राशन बंद होगी, वो फौरी तौर पे कोई इधर से समरी, कोई उधर से समरी, इधर से मूवमेंट, वो फिर कागजात में फंसाएंगे उनको। और अच्छा। वो फिर बंदा जो कोई भी ईमानदार आदमी होता है वो बात बर्दाश्त नहीं करता, वो कहता है ये पड़े हैं डॉक्यूमेंट्स, मैं जा रहा हूँ, आप चला लें खुद ही। तो बेहतरीन हाल ये है कि सब्सिडीज जो या तो ये इस तरह से चलवाई जाए सख्ती से, या सब्सिडीज जो हैं इनको डाइवर्ट कर दिया जाए। और कम से कम अगर कहीं करप्शन नजर आती है कि जी जो सामान है वो महंगा खरीदा जा रहा है, मार्केट में सस्ता, जो हमने पहले बात भी की थी कि मार्केट में वैसे सस्ती चीज़ अवेलेबल है, घी चीनी वगैरह, और आप महंगी खरीद लें टी स्टोर में, तो ये तो एक अजीब कहानी है। इस पर कम से कम इसको प्रोब करना चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि आइंदा को इस तरह से ना करे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।